हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ आज उपस्थित आर्मी के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स, डेकोरेटेड सोल्जर्स, डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स और हमारी माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान साथी, आज हम सब लोग कारगिल के विजय दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्र आए हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर साल कारगिल दिवस को मनाती है विजय दिवस के रूप में, और ये कार्यक्रम 11 अशोक रोड से लेकर के सभी पार्टी के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता है। ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में श्रीवास्तव जी ने आने का निमंत्रण दिया और मैं भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूँ। हमारी इच्छा थी कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री आए, लेकिन पार्लियामेंट होने के कारण और पार्लियामेंट के बिजनेस होने के कारण उनका वहाँ से निकल पाना थोड़ा कठिन था। हमारे जनरल वीके सिंह जी, उन्होंने भी आना था, लेकिन आज उनकी रोस्टर ड्यूटी है, तो सबके तरफ से प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेवारी मेरी ही रही, तो मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। यह दिवस हम लोग एक तरीके से ब्रेवरी के दिवस, बहादुरी के दिवस के रूप में मनाते हैं और हम अपने आप को समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं उन वीर जवानों को जिन लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ देश की सीमाओं की रक्षा की, और कारगिल उसका जीता जागता प्रमाण भी है और उसका एक तरीके से कहा जाए तो सिंबल है। वह एक सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। और आज के दिन हमने विजय घोषित किया था, इसलिए हम विजय दिवस के रूप में 26 तारीख को मनाते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे वीर जवानों ने बड़े विपरीत परिस्थितियों में कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था और हम हज़ारों फीट नीचे खड़े थे, और वह बहुत चुपके से, चालाकी से आकर के उसने वहाँ पर पोजीशंस ली थी। ऐसे में लड़ना बड़ा कठिन होता है। आप सब तो फौज के हैं, आपको हम स्ट्रैटेजी बताएं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक लेमैन की तरह, एक बड़े अनजान व्यक्ति के तरीके से भी हम जानते हैं कि ऊपर से मारा हुआ पत्थर बड़े आसानी से नीचे आता है, नीचे से मारी हुई बंदूक भी दूर तक कहाँ जा पाती है, इसकी दिक्कत रहती है। लेकिन हमको यह भी मालूम है कि किस तरीके से वो लड़ाई लड़ी गई, और विपरीत परिस्थिति में नीचे से जाकर ऊपर के लोगों को अटैक करते हुए वहाँ पर तिरंगा फिर से फहराया गया। इस बात को हम लोग जानते हैं। ये पूरा किया। मैं नम्र होकर के उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी देता हूँ, याद भी करता हूँ इस विजय दिवस पर, क्योंकि यह विजय दिवस संभव नहीं था अगर उन्होंने अपनी जान की आहुति नहीं दी होती, और देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अब वो शहीद हुए। हम सब लोग उनके प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ और सुमन के साथ श्रद्धांजलि भी देते हैं, और हम यह भी बताना चाहते हैं कि वह अकेले नहीं हैं, वह परिवार के नहीं थे, वो सारे देश के थे। वो 130 करोड़ की जनता के दिलों में बसे हुए हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, उसको भी हमको देखना चाहिए। जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने बताया कि मई 4 से लेकर के 26 जुलाई तक की ये लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई के कई रूप हैं। कब डिक्लेयर हुआ वॉर, किस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ा, फिर पीछे हटा, फिर किस तरीके से हम लोगों के एयर ऑपरेशंस हुए, फिर किस तरीके से हमने टाइगर हिल जीता, और एक के बाद एक हम जीतते चले गए। वो सारी कहानी हमारी एक 4 तारीख मई से लेकर के 26 तारीख तक की एक विजय गाथा है, जिस गाथा को हम सब लोग जानते हैं, उसको हम पहचानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इसमें बहुत से योद्धाओं ने अपने शौर्य का बहुत अच्छा परिचय दिया, और उन्होंने जान को जोखिम में डाल करके
दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। और उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो, बाकियों का नाम हो, सब लोगों को हम याद करते हैं। इसी वॉर में परमवीर चक्र के रूप में विक्रम बत्रा को जानते हैं, हम संजय कुमार को जानते हैं। और पाकिस्तान को एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का काम इस कारगिल वॉर में किया है। तो आज हम विजय दिवस में उन सारी बातों को याद भी करते हैं और हम ध्यान में लेकर के कार्य में जुटते भी हैं। मित्रों, जब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हैं और यहाँ हम विजय दिवस मना रहे हैं, कई बार हम लोग यह कहते हैं, और ये कहना सही भी है, कि डिफेंस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ऐसा लोग कहते हैं। इन सर्विस तो ठीक है, और यूनिफॉर्म फोर्स को एक डिसिप्लिन तरीके से उनका जीवन और उस तरीके से वो अपने जीवन में रहते हैं, ये बात सही है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कौन से ऐसे नेता और ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा को कितनी अहमियत देती है और उसको कितना प्रायोरिटाइज करती है, और किसके आने से फर्क पड़ता है और किसके जाने से फर्क पड़ता है, इस बात को भी समझना चाहिए। मेरा परिवार डिफेंस का है। माय अंकल वाज द 736th इंडियन आर्मी ऑफिसर. He fought during the World War II, and after that when the Indian Army came, he became an officer. और उसके बाद हमारे सारे रिश्तेदार सभी फौज में हैं, हम उनके साथ मिलते भी रहते हैं। हम फ़र्क इस तरीके से जानते हैं कि एक समय था कि बॉर्डर पर गोली चलती थी, और एक समय था कि वहाँ से पोस्ट से सिपाही लांस नायक वहाँ से रिपोर्ट करता था अपने ऑफिसर को पीछे कि वहाँ गोली चल रही है, और ये ऑफिसर वहाँ से रिपोर्ट करते थे उधमपुर को, या मुझे अब वो नगरोटा को रिपोर्ट करते थे। नगरोटा रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर को, चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली हेडक्वार्टर्स को, और दिल्ली हेडक्वार्टर्स 10 दिन बाद बोलता था बताते हैं। ये सिचुएशन भी हमने देखी है। और आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो कहा गया है कि जहां शक हो वहीं गोली चला दो, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ये फर्क है, ये हमको समझना चाहिए कि नेतृत्व के बदलने का असर क्या होता है। क्या मोराल होता होगा उस लांस नायक का जो बंदूक लेके के खड़ा है और जिसके पास असला है, जिसकी ट्रेनिंग हो रखी है, उसके आपने हाथ बांध रखे हैं, और वह बेचारा दिल्ली से कमांड मांग रहा है, और 10 दिन बाद कहा जाता है वेट वी विल टेल यू। क्या स्थिति होती होगी। मैं बादामी बाग के आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में रहा हुआ आदमी, मैंने देखा है इन्फिल्ट्रेशन के हाई टाइम में 1989 में लाल किले पर, लाल चौक पर जब झंडा फहराना था तो उसके इनकॉग्निटो मैपिंग करने के लिए मैं गया था। और उस समय जब मैं बादामी बाग के कैंप में गया था तो वहाँ हर 30 या 40 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर आता था, लैंड करता था उसके फील्ड में। उसमें से पेशेंट उतरता था, अगर उसने हरा कंबल पहना हुआ है या लाल कंबल लगाया हुआ तो जिंदा है। दूर से अगर उसने वाइट है तो इसका मतलब बेचारा शहीद हो चुका है। यह स्थिति भी मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैंने वो भी स्थिति देखी है कि एक टेररिस्ट इस देश में आने के बाद 2.5 साल तक वह यहां पर उत्पात मचाता था। आज किसी भी टेररिस्ट की भारत में 1 से 1.5 सप्ताह से ज्यादा उसकी उम्र नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। ये वही फौज है, ये वही कर्तृत्ववान लोग हैं, लेकिन नेतृत्व अगर ठीक नहीं होता है तो 2.5 साल तक उत्पात मनाता है, और जब नेतृत्व सही होता है तो 2.5 हफ्ते में शांत कर दिया जाता है। यह भारत फौज की कमाल है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं, अब मैं इस समय कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, OROP का विषय तो 1971-72 का है,
जो ऑनेस्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कमिट किया उसको करके दिया, लेटर और स्पिरिट में करके दिया। मेन स्ट्रीमिंग करने का प्रयास हुआ है। अगर उसी तरीके से हम देखें तो बजट में इसके दृष्टि से देखें तो 2012-14 तक इंडियन आर्मी का बजट जो था वो 1,47,000 था। आज वो 4,78,000 बजट हो गया है। और इतना ही नहीं है, इसमें से 1.3 लाख करोड़ हैज बीन स्पेशली केप्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एज फार एज इक्विपमेंट इज कंसर्न, एज फार एज द स्ट्राइकिंग रेट इज कंसर्न, स्ट्राइकिंग कैपेसिटी इज कंसर्न, उस पर खर्च हो रहा है। उसको भी हमको समझना चाहिए, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, चाहे वो नागा अकॉर्ड हो, चाहे वो बोडोलैंड अकॉर्ड हो, इंटरनल सिक्योरिटी का विषय हो, इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत इनिशिएटिव लेकर के इनको भी सेटल किया है, ताकि हमारे फौज के लोग वह एक्सटर्नल सिक्योरिटी के काम में, बॉर्डर की सिक्योरिटी में लग सकें और इंटरनल प्रॉब्लम्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए और इंडियन आर्मी ने उसको बखूबी निभा करके दिया है। कल हमारे संगठन मंत्री वो श्रीनगर गए हुए थे, जम्मू कश्मीर, वहाँ से लौट के आए तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि बस खबर मिलनी चाहिए, इंडियन आर्मी 8-9 दिनों के अंदर कॉर्डन करके टेररिस्ट को समाप्त कर देती है, सिर्फ खबर मिलनी चाहिए। ये फर्क है। दिस इज द ग्राउंड सिचुएशन which we have to understand how policy makers when make a difference, किस तरीके से नीति बनाने वाले लोग परिवर्तन लाते हैं जीवन में, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जहाँ तक हम सीमांत विकास के उत्सव की बात करते हैं, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। अभी मैं लगभग पिछले महीने अटल टनल देखने गया था और मैं जब अटल टनल की बात करता हूँ तो हिमाचल का रहने के कारण मैं जानता था कि अक्टूबर महीने से लेकर मई महीने तक क्या बोलते थे, लाहौल बंद है जी, लाहौल बंद है, लेह बंद है जी, रास्ता नहीं है। और कितने घंटे लगते थे जब चलता भी रास्ता होता था। एक तो वो रास्ता नहीं होता था, वो नहर ही होती थी, क्योंकि बर्फ इतनी गलती रहती थी कि वो पानी सड़कों से ही बहता रहता था। और 5.5 घंटे लगते थे मनाली से लेकर के सिसु पहुंचने में। आज मैं उस टनल को क्रॉस करके 9.5 किलोमीटर की टनल अटल जी ने उसका शिलान्यास रखा था और मुझे याद है, देखिए कैसे फ़र्क पड़ता है। अटल जी मनाली आए, बात है 2004 की, बीमार होने से पहले। उन्होंने बोला कि मैंने 1998 में वो शिलान्यास रखा था, उसका क्या हुआ। मैंने कहा बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। तो अटल जी ने उस समय कहा था, वो जो मैंने पत्थर रखा है वो मेरे दिल पर पत्थर है, क्योंकि उस समय की यूपीए सरकार उस पर काम नहीं कर रही थी। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो फिर से काम शुरू हुआ, तीव्र गति से काम शुरू हुआ और आज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न टनल 9.9 किलोमीटर की बनकर के तैयार है। और इंडियन आर्मी के लिए 5.5 घंटा बचता है, यानी मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम मनाली अर्ली मॉर्निंग एंड ले यू आर देयर इन द इवनिंग। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है और यह रीइंफोर्समेंट किया गया है। नहीं तो श्रीनगर के रास्ते से जाओ, ऊपर कारगिल के द्रास के सेक्टर में वहाँ की समस्याओं को देखो और तब जाकर के कहीं हम लेह लद्दाख पहुँचते थे। आज हमें खुशी है आपको बताते हुए कि लगभग 14,450 मीटर्स की ऑल वेदर ब्रिजेस बन चुके हैं। अब आप लोगों ने पहाड़ में देखा होगा, हमारे यहाँ ब्रिज कैसे होते थे, आप ही लोग बनाते थे, आर्मी वालों का ही ब्रिज होता था। एक ब्रिज होता था, एक हरी झंडी लेकर के इस तरफ खड़ा होता था, एक लाल झंडी लेके उस तरफ खड़ा होता था। इधर से कॉन्वॉय निकलता था, 22 गाड़ियाँ इधर से निकलेंगी, लगभग 40 मिनट लगता था वो हिलता 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 जाता था। और फिर वो उस पार जब पहुंचता था तो फिर उधर से दूसरा कन्वॉय चलता था, वो भी पुल को हिलाता हिलाता निकलता था। आज ऑल वेदर रोड 14,450 मीटर्स की बन करके तैयार है और डबल लेन है, डबल लेन है। यू कैन क्रॉस एट द स्पीड ऑफ 60 विदाउट वेटिंग। यह आज होकर के हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए।
उसी तरीके से बॉर्डर पर अभी पिछले 6 सालों के अंदर 4,764 किलोमीटर ऑल वेदर रोड बन गया है, और ताकि बॉर्डर की रक्षा की जा सके और उसको हम पूरी की पूरी ताकत। अभी ये जो स्टैंड ऑफ हुआ, इसमें जो इंडियन आर्मी इतने तेज़ी से वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर उन्होंने एकदम, आर्मी ने सामने सारी चीज़ों को किया और सारी फोर्स वहाँ जा कर के डिप्लॉय की गई। ये सारा इसलिए हो पाया क्योंकि वो रोड जो बने हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको हम कहते हैं विद इन 4 days ऑल 3 टनर्स कुड रीच द स्पॉट। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई, इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी 73 इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स प्लान की जा रही हैं। 73 रोड जो हैं वो चाइना के इसलिए की जा रही है ताकि हमारा ब्रिस्क मूवमेंट हो सके, ट्रुप्स और वेपन्स का, इसकी भी तैयारी हो रही है। 44 स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस ऑन सेंसिटिव एरियाज, इसका काम शुरू हो गया है। उसी तरीके से दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है, ये बीआरओ ने कंप्लीट की है। इसको 19 साल लगे हैं और 19 साल में ये मोदी जी के टाइम के जो 6 साल हैं, इसमें 70% वर्क पूरा हुआ है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, इस तरीके से काम हुआ है। अभी 45 किलोमीटर सिवॉक रैंगपो रोड, ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम का सिंगल ब्रॉड गेज लाइन बन रहा है, इस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, वह भी चेनाब पर बन रहा है। तो ये सारे काम इंडियन आर्मी को बॉर्डर्स पर स्ट्रेंथन करने के लिए किए जा रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं पार्लियामेंट में 2012 से हूँ, मैंने कांग्रेस का भी रिजीम देखा है। कांग्रेस की फिलॉसफी थी नो डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन, कोई डिसीजन मत लो, और सौदेबाजी करनी है तो देयर शुड नॉट बी मिशन, देयर शुड बी कमीशन। यही लेकर के चलते रहे। अच्छा नहीं लगता है कि हम डिफेंस के बारे में ऐसी बात करें, लेकिन इसी तरीके से इन लोगों ने जिस तरीके से सरकारें चलाई, अब आज के दिन कोट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर्स ने उस समय क्या कहा है और कि हम कैसे क्या सोचते थे, क्या करते थे, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स का बेड़ा भारत में मौजूद है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से 28 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये भी मौजूद है। 15 चिनूक चॉपर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स फ्रॉम इजराइल MRSAM, इसको भी, ये भी हमारे यहाँ मौजूद है। 145 अल्ट्रा लाइट हाउसर है, वो भी हमारे यहाँ मौजूद है। 100 वज्र आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स। पहले हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स बाहर से लेते थे, आज इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। अपनी तो सेल्फ सफिशिएंसी की ही है, लेकिन दुनिया को दे रहा है। यह परिस्थिति खड़ी हुई है। उसी तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल्स के 5 स्क्वाड्रन्स तैयार हुए हैं। मिसाइल ट्रैकिंग शिप, और वो भी शिपयार्ड में तैयार हो रहा है, हिंदुस्तान शिपयार्ड में तैयार हो रहा है। यानी आर्मी को एक अलग ढंग से देखने का नज़रिया और उनको प्रायोरिटाइज करना, ये सारे आप सब लोग आर्मी में हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप याद करेंगे तो सारे के सारी सिंस 80s ये इक्विपमेंट का मॉडर्नाइजेशन, ये प्राय रुक सा गया था। एंड इट वॉज स्पीकिंग ऑन द मोरल्स ऑफ आवर फाइटर्स, आवर जवान्स, आवर ऑफिसर्स, इन सब पर उसका असर पड़ रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद क्विक डिसीजन, बोल्ड डिसीजन इन द फेवर ऑफ द कंट्री, इस तरीके का किया गया। अब FDI 74% कर दिया गया है, और हमारे यहाँ घर में इनिशिएट किया गया है ताकि हम इंडिजिनस चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इस बात को भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि लीडरशिप मेक्स अ डिफरेंस। जब कारगिल दिवस था तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब क्लिंटन से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा समझौता कराओ। और उस समय देश के भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारी फौजें
मोर्चे पर लड़ रही हैं, मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक कारगिल की एक एक इंच की भूमि हमारे जवान नहीं जीत लेते। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ये लीडरशिप का डिसीजन होता है जिसको हमको समझना चाहिए, और उसको उन्होंने करके दिखाया है। और वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था, और मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका अभी मिला है, पहले भी मैंने काम किया है। हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक प्रधानमंत्री की हैसियत से कहा था कि घर में घुस कर मारूंगा, आपको ध्यान में होगा। और 5 दिन बाद वो जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसने दुनिया को संदेश दे दिया कि इंडिया मीन्स बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेस। किसी से न नज़र झुका के बात करेंगे, न उठा के बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। मित्रों, हम यही कह सकते हैं कि आज जब प्रायोरिटीज़ की बात आती है तो इंडियन आर्मी और भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, हमारे विरोधी भी ये जानते हैं, नेशनलिज्म इज सिनोनिम टू भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीयता भारतीय जनता पार्टी के कण-कण में, इसलिए उसको संजो कर रखना, आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज मुझे आप लोगों के साथ शामिल होने का मौका मिला है, आप सब लोगों के दर्शन करने का भी मौका मिला है। मैं जानता हूँ भारत बहुत ही खुशनसीब है कि वी हैव गॉट सच डेकोरेटेड सोल्जर्स, सच डेकोरेटेड ऑफिसर्स, और इंडियन आर्मी का एक अपना दुनिया में स्थान है। और वह स्थान सिर्फ वैलर में, फाइटिंग में नहीं है, सिर्फ फाइटिंग में ही नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ इंडियन आर्मी इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर। और हम अपनी ही रक्षा नहीं करते हैं, अपने साथियों की भी रक्षा करते हैं, ये जग जाहिर है। तो ऐसे सभी लोगों को नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।